ऋषभ बजाज अपनी लापरवाही पर बुरी तरह पछता रहा था। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। उसने अपनी हार का इल्जाम वीर रहेजा की चालाकी पर डाल दिया और मन ही मन सोचा, अगर इसने ईशानी को वो भद्दी सी कहानी न सुनाई होती तो मेरा ध्यान कभी न भटकता और ये जीत ही नहीं पाता। और 10,000 लिखो, वीर रहेजा ने मुस्कुराकर ईशानी से कहा। फिर से ऋषभ बजाज ने दांत भींचते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। वीर रहेजा ने शरारती अंदाज में ईशानी से कहा, फिर से और एक कहानी सुनो। एक और प्यारा पिल्ला रेगिस्तान में घूम रहा था। उसके पास बहुत सारा पानी और खाना था। उसे एक बिजली का खंभा मिला, लेकिन फिर भी वो मर गया। बता सकती हो क्यों? क्यों? ईशानी ने माथे पर शिकन डालते हुए गंभीरता से सोचा। कुछ पल रुककर बोली, मुझे जवाब नहीं पता। वीर रहेजा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ठीक है, मैं बताता हूं। क्योंकि उस खंभे पर एक बोर्ड लगा था, पेशाब करना मना है, और बेचारे पिल्ले का ब्लैडर फट गया। ये जोक सुनकर ईशानी ठहाका मारकर हंस पड़ी। ये देखकर ऋषभ बजाज का गुस्सा और भड़क गया। उसे समझ आ गया था कि ये वीर रहेजा की चाल थी उसे भटकाने की। लेकिन असली चोट तब लगी जब वीर रहेजा ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और ऋषभ बजाज बर्दाश्त न कर पाया और झुंझलाकर बोला, कहानियां सुनाने के बजाय तुम। चटाक! वीर रहेजा का हाथ तेजी से उसके हाथ पर पड़ा। अब तक 3 थप्पड़े खाकर ऋषभ बजाज के हाथ लाल हो चुके थे, मगर उसका चेहरा उससे भी ज्यादा तमतमाया हुआ था। आओ, फिर से। दांत भींचते हुए उसने हाथ आगे बढ़ाया। वीर रहेजा ने हाथ पीछे कर ली और एक और कहानी शुरू कर दी। फिर से सुनो। एक और प्यारा पिल्ला रेगिस्तान में घूम रहा था। उसके पास बहुत सारा पानी और खाना था। उसे एक खंभा मिला, लेकिन उस पर कोई बोर्ड नहीं था। फिर भी वो मर गया। बताओ क्यों? इस बार ऋषभ बजाज ने पूरी ताकत से अपनी फोकस उसकी कलाई पर जमा दी। न उसने इधर देखा न उधर। लेकिन जब वीर रहेजा ने ईशानी को जवाब बताया, तब भी ऋषभ अपनी कलाई पर आंखें गड़ाए रहा। छोटे, जब मेरी बारी आएगी तब तुझे असली सबक मिलेगा, ऋषभ ने मन ही मन सोचा। वीर रहेजा ने मुस्कुराकर कहा, ऋषभ, मानना पड़ेगा, तुम वाकई बड़े शांत हो। 2 दशक से मैं रेड हैंड्स का राजा हूं और आज तक कोई मेरी कहानियों से नहीं बच पाया। पर तुम वाकई कमाल हो। बकवास बंद करो। ऋषभ बजाज गरजा। उसके हाव भाव अचानक बदल गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। छटाक! वीर रहेजा का हाथ फिर उसके हाथ पर पड़ा। ऋषभ का खून खौल उठा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि वो फिर से उसके झांसे में आ जाएगा। फिर से! ऋषभ फिर से बोला। उसकी आवाज इतनी खतरनाक लग रही थी कि पास बैठी ईशानी भी घबरा गई। इस बार वीर रहेजा ने कहानी नहीं सुनाई, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें भटकाकर जीत रहा था? ऋषभ ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक जिद थी। अब चाहे आसमान टूट पड़े, मैं नहीं हिलूंगा। वीर रहेजा ने गंभीर स्वर में कहा, ऋषभ, अब मैं पूरी ताकत से खेलूंगा। मेरी 30% ताकत तुम संभाल पाओगे ना? ईशानी हंस पड़ी, पर ऋषभ का ध्यान अब भी उसकी कलाई पर ही था। अचानक वीर रहेजा गंभीर होकर बोला, देखो, अब रेड हैंड्स किंग की सीक्रेट स्किल। ऋषभ ने सोचा, ठीक है, अब देखता हूं तुम्हारे हथकंडे। छटाक! पूरा ध्यान देने के बावजूद वो बच नहीं पाया। फिर से! उसने दांत पीसते हुए कहा, और वही सिलसिला शुरू हो गया। चटाक! फिर से! चटाक चटाक चटाक! अब ऋषभ पागल हो चुका था। चाहे ऋषभ जितनी भी कोशिश करता, वीर रहेजा के थप्पड़ों से बच नहीं पा रहा था। कमरे में लगातार चटाक चटाक की आवाज गूंज रही थी। ईशानी दंग रह गई। उसे लगा था कि वीर रहेजा हार जाएगा, लेकिन अब तो उसे अपने भाई की हालत पर तरस आने लगा था। आखिरकार जब ऋषभ वहां से निकला, उसके हाथ सूज चुके थे और चेहरा गुस्से व शर्म से पीला पड़ गया था। वीर रहेजा ने नोटों का गद्दी लहराते हुए कहा, ऋषभ, जब समय मिले फिर से रेड हैंड्स खेलने आना। ये सुनकर ऋषभ लगभग कार से गिर ही पड़ा। गुस्से में गरजते हुए बोला, मैं कसम खाता हूं, अब कभी भी तेरे साथ रेड हैंड्स नहीं खेलूंगा। वीर रहेजा कुछ और कहना चाहता था, मगर तभी कार तेज आवाज के साथ चला गया। वो मुस्कुराकर बोला, 1 करोड़ इतनी आसानी से कमा लिया, काश फिर से ये खेला होता। और वो ये सोचते सोचते पैसे लेकर अपने कमरे में लौट गया। वीर रहेजा अपने कमरे में लौट आया। थकान के बावजूद उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने अपने कंप्यूटर में स्काईनेट खोला
और वहां मिले एक पुराने आर्टिकल को पढ़ने लगा। ये एक पोस्ट थी जो बहुत पहले देवाश्रम के एक सदस्य ने लिखी थी। उस शख्स को कभी एक प्राणी ने हमला किया था और जान बचाने के लिए उसे मजबूरी में गहरी दलदल वाला इलाका की ओर भागना पड़ा था। वीर रहेजा गहरी दलदल वाला इलाका के नाम से भली भांति परिचित था। यह देवाश्रम के दक्षिण पश्चिम में करीब 200 मील दूर था। वहां जहरीले प्राणियों की इतनी भरमार थी कि बड़े बड़े गैंग्स भी उस ओर कदम रखने से कतराते थे। लगभग कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता था। पोस्ट लिखने वाले के मुताबिक वह ऐसी स्थिति में फंसा कि उसके पास भागकर गहरी दलदल वाला इलाका में घुसने के अलावा कोई चारा नहीं था। खुशकिस्मती से वह किसी तरह जिंदा बचकर बाहर निकल आया, लेकिन इसमें भी उसे पूरे 6 महीने लगे। वह जगह दलदल और कीचड़ से भरा था, जहां इंसान पल भर में धंस सकता था। हर बार उसे रास्ता बदलना पड़ता था ताकि खतरनाक प्राणियों से अपना जान बचा सके। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वह आदमी उस मौत के दलदल से बाहर निकल पाया। उस आदमी ने अपने अनुभव विस्तार से पोस्ट में लिखी थी। एक बार वह एक अजीब से जंगल में पहुंचा। वहां पेड़ कम थे और जो भी पेड़ थे वह सभी बेहद ऊंचे और मोटे थे। उनके तनों को घेरने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती। उन पेड़ों के नीचे की मिट्टी पर तरह तरह के खूबसूरत फूल खिले हुए थे। पहली नजर में तो लगा मानो वो गहरी दलदल वाला इलाका से बाहर आ गया हो, लेकिन जल्द ही समझ आया यह भी उसी दलदल का हिस्सा था। ये एक अजीब सी जगह थी। पेड़ों से विशाल ततैया के घोंसला लटक रहे थे। सबसे छोटा घोंसला भी क्वीन साइज बेड जितना बड़ा था और उनमें रहने वाली ततैया, उनके आकार चमगादड़ के बराबर थे। उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इतनी बड़ी बड़ी ततैया कभी भी नहीं देखा था। उसने एक ततैया को मार गिराया। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी और उस प्राणी की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी से उस आदमी को पता चला। उसका नाम था काली मधुमक्खी। यह एक प्राइमरी प्राणी था। किस्मत से उसे उसका बीस्ट सोल भी मिला, जो जहरीले और नुकीले तीर के रूप में था। बाद में उसने यह बीस्ट सोल तीर ऊंचे दामों में बेच दिया। हालांकि उसने उस जंगल में और अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। दूर से ही उसने देखा 3-4 ऊंचे पेड़ पर घोंसला लटक रहा था, जो पूरे घर जितना विशाल था। उस घोंसला से उड़ती ततैया काली नहीं बल्कि लाल थीं। उसने अंदाजा लगाया कि वे म्यूटेंट ततैया होंगी। उस शख्स ने अपने पास मौजूद बीस्ट सोल काली मधुमक्खी एरो की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं, जिन्हें उसने बेचने से पहले खींचा था। तीर काले रंग का था, उसकी नोक चूहे जितनी बड़ी थी और उस पर जहर की गहरी चमक थी। पहली नज़र में ही कोई भी पहचान सकता था कि यह बेहद खतरनाक है। अगर इस तरह का डेविल सोल मुझे मिल जाए तो कमाल ही हो जाता। मुझे किसी भी हाल में इस डेविल सोल को हासिल करना ही होगा, वीर रहेजा ने मन ही मन सोचा। पहले तो वह गहरी दलदल वाला इलाका में जाने का ख्याल भी नहीं करता था, मगर अब उसके पास डेविल सोल पंख थीं, वह भी सीक्रेट ब्लड पंख, जिनसे वह उड़कर दलदल पार कर सकता था। किसी भी खतरे की स्थिति में उसके पास उसका सीक्रेट ब्लड आर्मर और ब्लडी स्लेयर की खतरनाक डेविल सोल्स भी था। इसीलिए वीर के हिसाब से यह सफर उतना भी नामुमकिन नहीं होगा। पोस्ट के मुताबिक दलदल के सबसे घातक प्राणी वह थे जो कीचड़ में छिपे रहते थे। वहां उड़ने वाले प्राणी बहुत कम थे। उस आदमी ने बस कुछ प्राइमरी गिद्धों को देखा था जो उड़ सकते थे, मगर मुझे अभी तक यह नहीं पता कि वह काली मधुमक्खी वाले जंगल गहरी दलदल वाला इलाका में कहाँ है। अगर यूं ही खोजने निकलूं तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। यह सोचकर वीर रहेजा ने फिलहाल यह सफर टाल दिया। पहले मुझे वहां जाने के लिए सारी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही वहां जाना चाहिए। फिर उसने एक लोहार को कॉल किया और मिलने का समय तय कर लिया। दोनों जब मिले तो वीर रहेजा ने टूटा हुआ तीर उसे दिखाकर पूछा, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? लोहार ने एक नजर डालकर लापरवाही से कहा, नहीं, किसी भी वेल्डिंग मशीन से इसे जोड़ सकते हो, लेकिन उसकी मजबूती और स्थिरता पहले जैसी नहीं होगी। यह तीर अब बेकार है। क्या तुम मटेरियल को रिसाइकल करते हो? इसमें 1.2% जेट स्टील है। इसकी कुछ तो कीमत होगी, है ना? वीर रहेजा ने पूछा। 5 लाख रुपए, लोहार ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैंने यह तीर को 21 लाख में खरीदा था और जेट स्टील की कीमत सिर्फ 5 लाख। वीर रहेजा ने अविश्वास से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। लोहार ने कंधे उचका दिए। तो ठीक है, फिर इसे अपने पास रख लो। ठीक है, 5 लाख ही सही।
वीर रहेजा ने तय किया कि अब वह किसी भी हालत में डेविल सोल एरो हासिल करेगा। सिर्फ जेड स्टील पर भरोसा करना बेकार था। उसे पहले ही जय सहगल से पता चल चुका था कि जेड स्टील की लागत इतनी भारी नहीं है, बल्कि इसकी ऊंची कीमत केवल मोनोपोली की वजह से थी। उसने तीर के हिस्से लोहार को दिए और बदले में 5 लाख रुपए ले लिए। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर जेड स्टील तीर हैं? उसे याद आया कि जब उसने पर्पल विंग्ड ड्रैगन पर तीर चलाया था तो वह बस 3-4 इंच ही अंदर घुसा था। ड्रैगन तो गिरने की वजह से मरा था, वरना सीधी जमीन पर उसे मारना नामुमकिन था। इसी वजह से वह इस तीर से संतुष्ट नहीं था। लोहार ने कहा, नहीं, लेकिन मेरे पास एक खंजर है जिसमें 5% जेड स्टील है। चाहिए? कितने का है वो खंजर? वीर रहेजा ने तुरंत पूछा। वह जानता था कि 5% जेड स्टील तक पहुंचना मौजूदा तकनीक की सीमा थी। अगर अनुपात इससे ज्यादा बढ़ा दिया जाता तो अल्फा अलॉय कांच जैसा भुरभुरा हो जाता। 21 लाख, लोहार ने बिना हिचक कहा। 1.2% जेड स्टील वाले तीर के भी खंजर 21 लाख और 5% जेड स्टील वाले डैगर के भी 21 लाख? वीर रहेजा हैरान होकर बोला। लोहार ने समझाया, क्योंकि तीर बनाना डैगर बनाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए। वीर ने पहले सब समझा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, सौदा पक्का, अब वह खंजर मेरा। उस खंजर के बारे में सारी चीज पता करने के बाद उसको उसकी कीमत दे दिया। कीमत ऊंची थी, लेकिन फिर भी आम दुकानों की तुलना में काफी कम थी। वहां तो 5% जेड स्टील वाला खंजर कई करोड़ तक पहुंच जाता। साथ ही लोहार का हुनर भी गजब का था। उसका बनाया सामान साधारण स्टारलाइट एरो से कहीं बेहतर था। वीर ने कहा, वह खंजर कहाँ है? लोहार ने कहा, यह अभी मेरे पास नहीं है, मेरे साथ आओ। वह एक सुनसान गली में चल पड़ा और वीर रहेजा उसके पीछे पीछे कई ब्लॉक पार करता हुआ एक जर्जर अंडरग्राउंड वेयरहाउस तक पहुंचा। वहां तरह तरह की मशीनें पड़ी थीं। एक विशाल पंचिंग मशीन भी थी जो किसी छोटे एयरक्राफ्ट को कुचल सकती थी। वेयरहाउस के पार लोहार उसे एक कमरे में ले गया। कमरा किसी शस्त्रागार से कम नहीं था। अंदर हथियार बड़ी सलीके से सजाए हुए थे। उनकी धारें चमक रही थीं, मानो खून की प्यास रखती हों। लोहार ने 8 इंच का एक खंजर उठाया और वीर रहेजा की ओर फेंकते हुए बोला, यही है, ये लो और जल्दी निकल जाओ। लेकिन वीर रहेजा की नजरें वहीं अटक गईं। कमरे की उत्तरी दीवार पर सिर्फ एक ही साधारण सा चाकू टंगा था। उसकी बनावट बेहद सामान्य थी, फिर भी वह अकेला हथियार उस पूरी दीवार पर मौजूद था, जबकि बाकी 3 दीवारें हथियारों से पूरी तरह ढकी हुई थीं। इस खंजर में ऐसा भी क्या बात है जो इसको इतना हाई क्लास का बनाते हैं? एक दीवार पर सिर्फ एक ही खंजर?